हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि हमारे आज की जो प्रैक्टिस है वो पूरी चुनी हुई प्रैक्टिस है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अलग अलग करके टाइप किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ईरानी महाभारत काल से भारत को हिंद कहने लगे थे। तो हिंद कहने लगे थे पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने का मत है। नेक्स्ट है कि विश्व की भाषाओं को विभाजित किया गया है। तो ये 12 भागों में विभाजित किया गया है विश्व की भाषाओं को। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो ये भरोपी परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो ये वैदिक संस्कृत को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि वैदिक ध्वनि के अनुसार 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम प्रकट भाषा को कहा जाता है। तो पाली भाषा कहा जाता है प्रथम प्रकट भाषा को। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है। तो पाली भाषा में हुई है त्रिपिटक ग्रंथों की रचना। नेक्स्ट है कि रिद्धि शुद्ध नीति व्याकरण के रचनाकार थे। तो ये थे अंगवंश थे। नेक्स्ट है कि कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा गया। तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल ही 1 लाइनर रहेंगे। ठीक है, तो सेशन में बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृत को अर्धमागधी चुल्लिका, क्या क्या पूछ रहा है। प्रकृत भाषा को अर्धमागधी चुल्लिका, पैचासी और अभ्रंश इन 3 भागों में विभाजित किया है। तो हेमचंद ने विभाजित किया है। नेक्स्ट एक मार्कंडे ने माधवी की उत्पत्ति बताई है। तो ये सौरसेनी प्रकृत से बताई इन्होंने। जॉर्ज गियर्सन ने बांगरू नाम दिया है। तो हरियाणवी को बांगरू नाम दिया है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी भाषा मूलतः थी। दक्षिणी भाषा थी 14वीं 15वीं सदी की खड़ी बोली। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ। तो ये तुझ के बराबरी में हुआ था। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। तुझ के बराबरी में हुआ था। नेक्स्ट है कि उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ, ये राहुल संकृत्यायन का मानना है। नेक्स्ट है कि भाषाओं का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है। संस्कृत, पाली, प्रकृत और अभ्रंश। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट है कि पूर्व से पश्चिम की ओर भाषाओं का क्रम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो भाषाओं का क्रम है वो है, एक सेकंड, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ रहा है। पूर्व से पश्चिम की ओर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर भाषाओं का जो क्रम है वो है मैथिली, अवधी, ब्रज और हरियाणवी। यही है इसका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम। नेक्स्ट है पश्चिम से पूर्व भाषाओं का सही क्रम। तो पश्चिम से पूर्व की भाषाओं का सही क्रम है पंजाबी, कौरवी, अवधी और भोजपुरी। नेक्स्ट है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बोलियों का क्रम। तो बोलियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है। बांगरू है, बुंदेली है, मालवी है और मैथिली है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है। तो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। नेक्स्ट है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। नेक्स्ट है दोहा मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो ये अभ्रंश भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कि अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित बोली है। तो बघेली बोली जो है वो अर्धमागधी अभ्रंश से विकसित बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भाषा की मूलभूत इकाई होती है। तो मूलभूत इकाई को स्वनिम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं। तो लिखित ध्वनि चिन्हों को, ध्वनि संकेत चिन्हों को कहते हैं लिपि। नेक्स्ट है कि स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है। ये किसने कहा है। तो ये कहा है डेनियस जोन्स ने कहा है। नेक्स्ट है कि गुजराती भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है। तो गुजराती भाषा का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है कि अभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है। तो ये 10 है स्वरों की संख्या। नेक्स्ट है कि नगरी लिपि कैसी है। तो ये अक्षरात्मक है। नगरी लिपि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है नगरी लिपि। ये कैसी है, अक्षरात्मक है। नेक्स्ट है कि भाषा है। तो भाषा कैसी है। तो ये ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की भाषा है। नेक्स्ट है कि खंडय भाषा स्वर एवं व्यंजन
को कहते हैं। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? तो इन्होंने हिंदवी शब्द सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है, तो साहित्य की भाषा बौद्ध धर्म से जुड़ी पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अवहट भाषा से तात्पर्य है, तो अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है, मतलब कि क्या समझते हो? तो ये ग्रामीण अपभ्रंश की जो भाषा है उसे अवहट भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका जो है वो बिहार राज्य की बोली है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? तो जेजुआ केटलर ने लिखा था प्रथम व्याकरण। नेक्स्ट है कि उकार बहुला बोली मानी जाती है, तो अवधि उकार बहुला बोली मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो ये मागधी अपभ्रंश से हुई है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पाणिन किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिन कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक सेकंड। नेक्स्ट है कि किसके आधार पर स्वर ह्रस्व व दीर्घ होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि को किस आधार पर ध्वनि को किस आधार पर उच्च या निम्न किया जा सकता है? तो सुर के आधार पर इन्हें उच्च और निम्न किया जा सकता है, सुर मतलब कि आवाज के आधार पर। नेक्स्ट है कि लहंदा का जन्मदात्री है, तो लहंदा जो भाषा है उसके जन्मदात्री है पैचापी। नेक्स्ट है कि स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर स्वर होते हैं, तो घोष व आघोष स्वर होते हैं। जो स्वर दोनों ओठों को स्पर्श करते हैं उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। का वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं कंठस्थ व्यंजन होते हैं, कंठस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट नासिक व्यंजन कहा जाता है, तो वर्ग के पंचमाक्षर को नासिक व्यंजन कहा जाता है, जैसे कि अंगा से चालू होता है इया, अंगा से लेकर के माँ तक, ये क्या है? पंचमाक्षर है। अंगा से इया तक लास्ट वाले जितने भी वर्ण है ना, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, है ना, ये सब क्या है? पंचमाक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह है वर्ण, जो काखा गागा होते हैं उन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यंजन वर्ण के कितने वर्ण होते हैं? तो 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो 5 होते हैं। काखा गागा अंगा, है ना, ये कितने होते हैं? 5 होते हैं हर एक वर्ग में। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्गमाला में आयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो अंग और आहा जो है ये आयोगवा वर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसी भी वर्ग के पहले व तीसरे व्यंजन कहलाते हैं, तो अल्प प्राण कहलाते हैं, पहला तीसरा, है ना, कौन सा? पहला और तीसरा, ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। और यहाँ पर दूसरा, तीसरा और पांचवा महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन कहलाते हैं, तो द्वितीय दूसरा व्यंजन और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं मूल स्वर। नेक्स्ट है कि अनुनासिक का संबंध होता है, तो नाक और मुंह से होता है अनुनासिक का संबंध। नेक्स्ट पॉइंट है कि नमक किस भाषा का शब्द है? तो नमक जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संकर शब्द का अर्थ होता है, संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। दो भाषाओं से मिलकर के बना, जैसे कि उर्दू फारसी से मिला शब्द क्या हो गया? संकर शब्द। नेक्स्ट है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। बाल्टी किस भाषा का शब्द है? ये पुर्तगाली भाषा का है। कैंची किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की भाषा का है। चाय किस भाषा का है? तो ये चीनी भाषा का शब्द है। ये इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिक्शा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा था। लाश और रिक्शा, एक शब्द है लाश और दूसरा है रिक्शा। जो लाश है वो भी लाश शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। तो रिक्शा क्या है? जापानी शब्द है, लेकिन लाश क्या है? तुर्की। यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो शब्द के आदि में, आदि मतलब कि पहले, प्रत्येक शब्द का प्रयोग होता है। प्रत्येक शब्द जो है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग होता है धातु या शब्द के अंत में, है ना। जो हमारी धातु मतलब कि जो क्रिया होती है उसके पहले उसके अंत में होता है, जैसे कि पढ़ना, लिखना,
तो इसमें क्या लगा है, ना प्रत्यय लगा है ना, तो ना प्रत्यय लगा है पढ़ना में, और यहाँ पर पढ़ना का अगर प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, पढ़ाई, है ना, कृदंत प्रत्यय लगाएगा तो पढ़ाई, तो ई प्रत्यय बन गया, तो वही क्या हो गई, पढ़ाई क्या हो गई, क्रिया हो गई, धातु हो गई, है ना, और ई क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। यहाँ पर देखिए समास का तात्पर्य है शब्दों का संप्रेक्षण, यहाँ पर संक्षेपण करना मतलब कि छोटे बड़े को छोटे में दिखाना, ये क्या होता है, संक्षेपण होता है, बड़े अंश को छोटे में कर देना, जैसे कि गजानन, है ना। यहाँ पर देखिए कौन सा समास कारक से जुड़ा है, तो ये तत्पुरुष समास जो है ये कारक से जुड़ा हुआ है। आश्रित उपवाक्य होता है, मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य होते हैं। नेक्स्ट है कि अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद है, तो 4 भेद होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार। नेक्स्ट है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो ये पार्श्विक ध्वनि है ला। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालक्रमी पद्धति का प्रयोग किया, तो इन्होंने किया है, राम मिश्र बंधु ने किया है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात, तो रासादा तासी ने सर्वप्रथम सूत्रपात किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसे कहा जाता है हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया, तो वेल्टर ने किया था। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ, तो हिंदी शब्द सागर के रूप में ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार मानने वाले आचार्य हैं, तो रामचंद्र शुक्ल हैं काल विभाजन मानने वाले आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण के में किसका विवेचन किया है, तो इन्होंने तृतीय प्रकरण में वीर गाथा काव्य का विवेचन किया है। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे, तो ये 1913 में प्रकाशित हुए थे मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग। मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1934 में प्रकाशित हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। नेक्स्ट है कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, पदारी एडिशन गिब्ज हैं। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है शिव सिंह सेंगर का प्रकाशन वर्ष है, तो 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है, तो ये बच्चन सिंह की कृति है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है, तो ये डॉक्टर विजेंद्र स्नातक हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी में किसी भारती द्वारा लिखा गया पहला इतिहास या कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है, तो ये किसका कथन है ये पूछ रहा है, तो ये कथन है सुमन राजे का। ये किसका है, तो ये सुमन राजे ने कहा है। नेक्स्ट है कि इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है जगाया नहीं, क्या कह रहा है कि इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है जगाया नहीं, यह कथन किसका है, ये जैनेन्द्र का कथन है कि इतिहास जुटाया है जगाया नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है शुक्ल जी को साहित्य पंचांग, शुक्ल जी को साहित्य पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्रमाणित कर दिया, अनुप्रमाणित कर इतिहास बना दिया। इसका ये किसका कथन है, तो ये नामवर सिंह का कथन है। आचार्य शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा, किसको रखा, सिद्ध और नाथ साहित्य को। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का वह ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, जो कि अभी तक भी क्या है, अधूरा है। नेक्स्ट है शुक्ल जी के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले विद्वान हैं, तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
नेक्स्ट है कवियों की तुलना काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले इतिहास का नाम है, तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी का आरंभ माना है, तो इन्होंने आभ्रंशाभास हिंदी भक्ति को माना है। नेक्स्ट है कि काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप पुष्ट हो जाता है, ये बात किसने कही है? तो ये देखिए है ना, तो ये अभ्रंश हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के स्वरूप में स्थापित हो जाती है। कौन? अभ्रंशाभास हिंदी। ये द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है, तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने जो इतिहास ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास, तो उसके साथ साथ इन्होंने अपनी संवेदना को भी रेखांकित किया है। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। ये हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त ने कहा है अपनी पुस्तक में। नेक्स्ट है कि इस हिंदी यहाँ पर नेक्स्ट है कि इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रह माना जाता है, तो जॉर्ज गियर्सन का माना जाता है प्रथम वृत्त संग्रह। नेक्स्ट है कि शुक्ल द्वारा दिए गए वीर गाथा नाम के विरुद्ध सर्व प्रमुख आपत्ति उनमें कुछ अप्राय और कुछ पारवर्ती काल की रचनाएं हैं। क्या है? कुछ अप्राय है और कुछ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत होता है ना ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उनका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है, ये कलिंगवुड ने कहा है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 की रचना है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 का है, ये बाबू श्याम सुंदर दास का है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 का सूर्यकांत त्रिपाठी का है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए, वहां से ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये पूरी पीडीएफ में पढ़ाने के बाद आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि चैनल से जुड़ने में आप लोगों का बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज नहीं करा पाऊंगी ये, तो मैं इन्हें कल कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। ये कंप्लीट कल कराऊंगी, आज मैं 100 क्वेश्चन ही कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय।